सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो भी है वो आप वहां पे लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे बता रहा है, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ CRR दैट कैन बी सेट बाय द RBI। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं, ये जो CRR है, ये CRR होता क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ CRR की फुल फॉर्म। मैं बता देता हूं, इसकी फुल फॉर्म जो है दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, तो ये मैं आपको थोड़ा यहां रिवाइज करवाऊंगा। कैश रिजर्व रेशियो वो परसेंटेज होता है उस कैश का, ठीक है, जो बैंक्स को RBI के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। सो इट्स द परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी केप्ट रिजर्व विद द RBI इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। ये उतना परसेंट होता है कैश का, कैश जितना टोटल बैंक के पास अमाउंट होता है उसका कुछ परसेंट जो होता है वो उसको RBI के पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। ठीक है, कितने परसेंट रखना होता है उसको बोलते हैं CRR रेट। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी दिसंबर 8 को एक मीटिंग हो गई थी जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी बताई गई RBI के द्वारा, उसमें CRR रेट क्या है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अब इसका आंसर क्या है? क्या लिमिट रखता है RBI? क्या लिमिट रख सकता है? मिनिमम लिमिट क्या रख सकता है CRR पर? कितना रख सकता है मिनिमम? तो इसका आंसर नो लिमिट। 12 ऑप्शंस है, नो लिमिट, 12%, 15%, 20%। तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका आ जाएगा नो लिमिट। मगर यहां पे एक इंफॉर्मेशन में आपको ज्ञान बांटूं। क्या बताना है मुझे कि भाई जो 2006 से पहले बिफोर 2006 ये जो लिमिट था, यहां पे लिमिट होता था एंड दैट लिमिट वाज 3%। एंड उसके बाद 2006 में अमेंडमेंट की गई, उसकी वजह से ये 3% का लिमिट जो है ये हटाया गया और आज के दौर में कोई भी लिमिट मिनिमम लिमिट नहीं है CRR पे। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन वाज द RBI एक्ट amended to establish the monetary policy committee। ठीक है, तो MPC इसकी फुल फॉर्म है। तो RBI एक्ट को, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताओ, ये जो RBI एक्ट था ये किस साल में हुआ? ये तो मैं बता ही देता हूं, 1934 में हुआ। ठीक है, ये जो एक्ट है 1934 में। ठीक है, तो इस एक्ट को अमेंड कब किया गया ताकि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एस्टैब्लिश कर सके? 2014, 2015, 2016 और 2017। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज C, दैट इज 2016। 2016 में RBI एक्ट को अमेंड किया गया ताकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एस्टैब्लिश कर सके हम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। कहता है हमारे पास, वेयर इज द करंट अकाउंट of all other banks, where are the current account of all banks are maintained। सारे बैंक्स का जो करंट अकाउंट है वो कहां पर मेंटेन होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या वर्ल्ड बैंक? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो RBI ही मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे बता रहा है, which of these facilities is given by RBI to the banks for interbank transaction। RBI ने बैंक्स को कौन सी फैसिलिटी दी है ताकि वो बैंक्स के आपस में जो ट्रांजैक्शंस है वो कर सके? ठीक है, तो कौन सी है? RTGS, स्विफ्ट, M-Pesa या सारी की सारी? देखिए, मैं इन सब के बारे में थोड़ा बता ही देता हूं। RTGS जो है इसको हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, अब ये जो स्विफ्ट है इसको हम बोलते हैं सोसाइटी फॉर, इसको बोला जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है?
सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये स्विफ्ट की फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद एम-पैसा एंड ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं इनका काम क्या है, आरटीजीएस का काम क्या है, स्विफ्ट का काम क्या है एंड एम-पैसा का काम क्या है। तो देखिए आरटीजीएस असल में एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का एक मेथड आप बोल सकते हो, जो आरबीआई ने ही दिया है ताकि आप एक बैंक से दूसरे बैंक के साथ ट्रांजैक्शन यानी ट्रांसफर ऑफ मनी कर सको ऑन रियल टाइम, इसीलिए इसका नाम है रियल टाइम। तो इसका ऑप्शन कौन आएगा, सीधे से ऑप्शन है आरटीजीएस। मगर हम स्विफ्ट के बारे में भी थोड़ा बता ही देते हैं और एम-पैसा की थोड़ा बता ही देता हूं मैं। अब ये जो स्विफ्ट है इट इज एक्चुअली सॉफ्टवेयर नेटवर्क। ये स्विफ्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ये सॉफ्टवेयर नेटवर्क होता है जिस पे आप क्या करते हो, एक तो सेंड करते हो और रिसीव करते हो डेटा। कौन सा डेटा, फाइनेंशियल डेटा, जो पूरे वर्ल्ड की फाइनेंशियल डिटेल्स इस पे सेंड होती है, ठीक है। तो इस पे सारी वर्ल्ड की डिटेल्स जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है वो सेंड भी होती है, रिसीव भी होती है। और ये याद रखना है स्विफ्ट पे एक्चुअली आपका फंड ट्रांसफर नहीं होता है, वहां पे कोड्स जनरेट होते हैं, उस कोड के जरिए से आपको पेमेंट्स होती है। एंड देन आपका आता है एम-पैसा, ठीक है। ये एम-पैसा जो है ये आपके पास था मोबाइल बेस्ड, सो इट वाज मोबाइल बेस्ड मनी ट्रांसफर सर्विस। ये मोबाइल के जरिए से आप मनी ट्रांसफर कर सकते थे और इसको लॉन्च किया गया था वोडाफोन ने एंड सफारीकॉन ने, ठीक है। तो इंडिया में ये उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसको टर्मिनेट ही करना पड़ा। दैट मींस इसका राइट ऑप्शन होगा आरटीजीएस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग functions are performed by RBI as banker of banks। आपको पता है RBI जो है ये बैंकर ऑफ बैंक्स है, बैंक्स का भी बैंकर है, ठीक है। जैसे हमारा बैंक होता है कोई, इसी तरीके से RBI सब बैंक्स का बैंक होता है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन क्या है, कौन सा फंक्शन करता है, सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। क्या जो RBI है जो आपस के ट्रांजेक्शंस होते हैं बैंक्स के बारे में, उनमें सेटलमेंट्स अगर करनी होगी। enables banks to maintain their accounts with RBI for statutory reserve requirements, ठीक है। तो SRR इसको कहा जाता है। Acts as a lender of last resort, इसका मतलब क्या है, इसका मैं समझाता हूं। ये क्या होता है, ये इसका मतलब होता है ऑफर करना लोन्स टू बैंक्स, उन बैंक्स को जिनकी लास्ट होप होती है कोई अब बचने की, जो नुकसान ही उसके बाद कभी उठ नहीं सकते हैं, यानी जिनका नुकसान बेड़ा गर्क पार, बेड़ा मतलब खत्म हो गए उनकी सारी जो भी उनके प्रॉफिट्स थे, तो उनको लोन देने के लिए जो कौन एक्ट करता है, आरबीआई इनको लोन करता है। इसीलिए आरबीआई को कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब उनकी लास्ट होप होती है तो उनको बचाने के लिए आरबीआई लोन देता है, इसीलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। तो मुझे लगता है इसके सारे के सारे ऑप्शन सही है, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था कि आरबीआई एक्ट जो है ये 1934 में 1934 में आ गया था। बट आपको बताना है इसके तहत आरबीआई के तहत किस साल में, सॉरी किस मंथ के, आपको डेट वेट बताना है कि आरबीआई ने अपना ऑपरेशंस कब से स्टार्ट करना शुरू किया। मार्च 1 1935, अप्रैल 1 1934, अप्रैल 1 1935, मार्च 1 1934। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अप्रैल 1। आपको याद रखना है जो आरबीआई एक्ट के तहत 1934 के तहत आरबीआई ने अपने जो ऑपरेशंस है वो स्टार्ट करना शुरू किया अप्रैल 1 1935। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। तो बने रहे हमारे साथ, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इनमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई का है। टू फ्रेम द मॉनेटरी पॉलिसी, यस आरबीआई आपका मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है। टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज बैंक्स, यस आपके बैंक्स को सुपरवाइज रेगुलेट सारा करता है आरबीआई। टू डेवलप द फाइनेंशियल मार्केट्स, यस आपके फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या डेवलपमेंट्स करनी है सारा आरबीआई तक होता है। आरबीआई इज द चीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। सो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो बिल्कुल आसान था। अब इसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन
Which of the following is the custodian of India's foreign exchange service reserve? सॉरी, अब कस्टोडियन पहले आपको पता होना चाहिए कस्टोडियन क्या होता है। कस्टोडियन होता है जो मैनेज करे, ठीक है, तो आपको मैनेज जो करे, कंट्रोल जो करे, ठीक है, ठीक है, तो जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है किसको? इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, ठीक है, वो आपको याद रखना है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो असल में क्या होता है, ये जो कस्टोडियन ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ना, वो आरबीआई है, यानी आरबीआई जो है ये इंडिया गवर्नमेंट जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव बनता है किसकी मेंबरशिप में, ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आरबीआई जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आपके स्क्रीन पे बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। इस इंडिया में इनमें से कौन सा ऐसा है, ठीक है, इंडिया में आपको कौन सा ऐसा है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, जो इसका हिस्सा नहीं है? एसडीआर होल्डिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए एसडीआर होता क्या है, ठीक है, एसडीआर जो होता है, एसडीआर होल्डिंग यानी ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या होता है? कुछ रिजर्व रखा जाता है, ठीक है, यानी इट इज एन, इसको कहा जाता है इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व, इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। या आपके पास इंटरनेशनली कुछ एसेट को रिजर्व किया जाता है ताकि आईएमएफ में जो मेंबर कंट्रीज है, ताकि जो आईएमएफ में जो मेंबर्स है, कंट्री जो मेंबर उसके है, ताकि उनको सप्लीमेंट करे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ रिजर्व रखा जाता है। हर कंट्री का ये होता है पार्ट, एसडीआर होल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट। हर कंट्री ये आईएमएफ के मेंबर्स को सप्लीमेंट करने के लिए कुछ रिजर्व रखते हैं, उसको बोलते हैं एसडीआर होल्डिंग्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बोलता है फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ आरबीआई, ठीक है, ये तो जाहिर, गोल्ड स्टॉक ऑफ आरबीआई या फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो 9th का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यानी इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है उसमें फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट को नहीं लिया जाता है, वो इसका हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स रिमेन्ड अनचेंज्ड? देखिए इसके लिए आपको परसों December 8, 2021 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आरबीआई बुलेटिन डाउनलोड करेंगे दिसंबर का, वहां पे December 8, 2021 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी का बताया गया कि 2021 से 2022 आगे हमें क्या क्या करना है। उसमें आपको बताना है इनमें से कौन से रेट्स अनचेंज रह गए, यानी इसमें चेंज नहीं किए गए। जैसे मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिपो रेट क्या होता है। रिपो रेट आपको वो होता है जो आरबीआई मिसाल किसी बैंक को कोई लोन देता है, ठीक है, लेकिन आरबीआई बैंक को लोन देता है लेकिन वो उससे कुछ सिक्योरिटी भी मांगता है, तो इन अगेंस्ट द सिक्योरिटी आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को लोन देता है। अब वो किस परसेंट पे देगा उसको बोलते हैं रिपो रेट। फिर है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसको बोलते हैं एमएसएफ रेट इसको बोला जाता है, एमएसएफ रेट। अब ये एमएसएफ रेट क्या होता है, या ये भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई आरबीआई जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जिनमें देखो कभी कभार क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं आपके कमर्शियल बैंक्स, उनमें शदीद बहुत खतरनाक शॉर्टेज होती है लिक्विडिटी की, कैश की। तो उस वक्त क्या करता है बैंक, ठीक है, उनके बहुत एक्यूट होती है शॉर्टेज, उस वक्त आरबीआई के पास एक प्रोविजन होता है कि वो उनको ओवर टाइम यानी ओवरनाइट, एक ही मतलब कुछ ही टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम मतलब बहुत मिनिमम टाइम में उन्होंने बोला तो इन्होंने दिया, तो ओवरनाइट वो क्या कर सकते हैं, आरबीआई उनको क्या दे सकता है, लोन। और जिस परसेंटेज पे वो वाला लोन आरबीआई उन बैंक्स को देता है उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट।
एंड नेक्स्ट है रिवर्स रिपो रेट। देखो कभी कभार क्या करना पड़ता है, जो आरबीआई है, आरबीआई को भी बोरो करना पड़ता है बैंक से कुछ मनी। अब उसकी क्या रेट रहेगी, वो है आपका रिवर्स रिपो रेट। अब ये क्यों करते हैं कि आरबीआई मनी लेता है, ताकि मनी अगर ज्यादा मार्केट में आ गया उसको वापस लेने के लिए, अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में तो उसको डिफ्लेट करने के लिए आप मनी वापस उठाते हो। अब आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा, मैंने सारे एक्सप्लेन किया, रिपो रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है, रिवर्स रिपो रेट क्या होता है। अब बताना है आपको इनमें से कौन सी रेट ऐसी है जिसको दिसंबर 8 2021 में अनचेंज रखा गया, कुछ नहीं किया गया। मैं आपको पिछली रेट्स पहले बताता हूं। रिपो की पिछली रेट दिसंबर 8 से पहले जो रेट थी वो 4% थी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जो रेट थी वो 4.25% थी। एंड रिवर्स रिपो रेट की जो थी दैट इज 3.35%। और मैं आपको बताता चलूं, तीनों के तीनों रेट्स को अनचेंज रखा गया। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बताता है द आरबीआई हैज हेल्प्ड टू फाइनेंस इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू। ठीक है, तो आरबीआई ने इंडिया को जो फॉरेन ट्रेड है उसको फाइनेंस किया, किसके थ्रू किया, ठीक है, नाबार्ड। ये तो पता ही आपको, ये किसको प्रमोट करता है, ये एग्रीकल्चरल वगैरह रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए बाकी सारी चीजें होते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, उनको प्रमोट करने के लिए लोन्स वगैरह, वो ये चीजें सारी, यानी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नाबार्ड का पर्पस है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी तो नहीं हो सकता है, फॉरेन के लिए नहीं है। उसके बाद आईडीबीआई, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो आईडीबीआई बैंक है एक, इसको भी आप समझ लीजिए कि ये जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने ये आईडीबीआई का पर्पस होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ईएक्सआईएम बैंक्स। ठीक है, ये ईएक्सआईएम बैंक्स क्या करते हैं, ये फाइनेंस करते हैं इंपोर्ट्स को और एक्सपोर्ट्स को, इसीलिए ये आते हैं इंडियाज फॉरेन ट्रेड में। तो इसका मतलब इसका काम होता है इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना इन इंडिया और इंडिया के बाहर भी। मिसाल अगर किसी और कंट्री में भी होगा तब भी एक्सिम बैंक ये काम करता है कि वो वहां से भी आउटसाइड इंडिया भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है। तो इसका मतलब आरबीआई ने फाइनेंस किया इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को किसके थ्रू, ईएक्सआईएम बैंक के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इन विच ईयर वॉज द आरबीआई नेशनलाइज्ड। आपको बताना है किस साल में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। तो आपके पास ऑप्शंस है जो आपको दिख रहा होगा, 1971, 1956, 1949 एंड 1935 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 1949। तो बिल्कुल ये आसान था, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं थी। जहां जहां कुछ समझने की जरूरत होगी मैं वहां पे थोड़ा थोड़ा नोट्स बताता रहूंगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इस तरीके से है, द आरबीआई वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ। अब आपको बताना है, देखो यहां पे अच्छे से ये सुनो, जो आरबीआई की बेस है, यानी आरबीआई को क्यों बनाना है, वो एक रिपोर्ट पे बेस है, ठीक है, और एक कमीशन पे बेस है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कमीशन वो है जिसने रिकमेंड किया आरबीआई को बनाना। ठीक है, इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी, रॉयल कमीशन, सेमन कमीशन या नेहरू रिपोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रॉयल कमीशन है। यहां पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, कभी कभार एग्जाम में रॉयल कमीशन नहीं होगा, वहां पर होगा हिल्टन यंग कमीशन। क्या होगा, हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन को दूसरा नाम बोलते हैं रॉयल कमीशन। तो ये दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज इज सिचुएटेड एट। अब सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, ये जो कॉलेज है ना, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, इसमें क्या किया जाता है, जो आरबीआई के का स्टाफ होता है ना, उसमें उनको ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। सो ट्रेनिंग पर्पस के लिए कॉलेज बनाया गया है। अब आपको बताना है ये कहां है, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली या कोलकाता में है। तो आप बताइए इसका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ये आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज जो है इसको सेटअप किया था चेन्नई में। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, देखो क्वेश्चन यहां पे समझना, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन है। ऑप्शंस में क्या क्या है, सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर सीडी देशमुख,
सर जेम्स ब्रेड टेलर, सर बेंगाल रामा राव। अब यहां पे कंफ्यूजन आपको होगा, सर हमने तो पढ़ा है इसका ऑप्शन तो होगा बी। नहीं, यहां पे ध्यान देना बेटा, ये पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, इसने जनरल में पूछा है भाई आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था। अगर एग्जाम में आए कि भाई आरबीआई का पहला गवर्नर कौन है और ऑप्शंस में दोनों होंगे, ऑसबोर्न भी होगा, देशमुख भी होगा, आपको ऑसबोर्न को टिक मारनी है। और अगर ऑप्शन में ऑसबोर्न ना हो, आपको सीधे फिर देशमुख याद रखना है। अब इसमें फंडा क्या है, ये जो ऑसबोर्न था ये सबसे पहला गवर्नर था आरबीआई का, लेकिन जो इंडिया का मतलब रहने वाला था, जिसका इंडियन ओरिजिन था, एक इंडियन ओरिजिन वाला बंदा जो आरबीआई का पहला गवर्नर रहा, उसका नाम था सर सीडी देशमुख। और याद रखना है सबसे पहला, अगर आपको कोई पूछेगा सबसे पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का, तो आपको याद होना चाहिए सर ऑसबोर्न पहला था। उसके बाद दूसरा कौन था, सर जेम्स ब्रेड टेलर। उसके बाद तीसरा कौन था, सर सीडी देशमुख। एंड फोर्थ आपका था सर बेंगाल रामा राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत नहीं आता है। देखिए बैंक रेट्स, हाँ बैंक रेट्स तो आता है। अब उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो, ये भी तो आता है। जीएसटी ये तो नहीं आता है, ये किसके अंडर आता है, ये आता है फिस्कल पॉलिसी में। जो जीएसटी वीएसटी है ये गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, जीएसटी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो क्या बता रहा है, बता रहा है आपको बेटा कि भाई आप हमें बताइए, चलिए बता रहा है द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स इन द शॉर्ट टर्म टू मेंटेन लिक्विडिटी। मैंने एक्चुअली पहले ही बताया कि भाई बताओ एक रेट जो आरबीआई देता है, किस रेट से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है कोई मनी, ठीक है, इन द शॉर्ट टर्म टू मेंटेन इट्स लिक्विडिटी। मैंने पहले ही बोला, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया ना, वहां पे मैंने बहुत सारे रेट्स को डिफाइन भी किया। बताइए ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन नंबर बी रिपो रेट, ऑप्शन नंबर सी रिवर्स रिपो दैट, एंड ऑप्शन नंबर डी बैंक रेट, ठीक है। इसका ऑप्शन मुझे चाहिए, क्या है इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन जो है वो आ जाएगा रिपो रेट। आपको याद रखना है सर बैंक रेट क्या होता है, सर बैंक रेट तो रिपो रेट, मतलब इसमें क्या फर्क है। एक चीज आपको मैं बता दूं यहां पे, बैंक रेट रिपो रेट सेम ही है, मगर बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई मनी देता है बैंक्स को, बाकी बैंक्स को, मगर यहां पे सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। यानी जो इसका मतलब होता है जो बैंक्स लोन लेते हैं वो बैंक्स आरबीआई को सिक्योरिटी नहीं देते हैं, मगर रिपो रेट तब लगता है जब वो सिक्योरिटी भी दे दे, ठीक है। अब उसके बाद बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कि भाई आप बताइए बैंक्स विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई कांट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आरबीआई के बैंक्स आरबीआई के बगैर नहीं कर सकते हैं। ओन ए न्यू प्लेस, मिसाल कोई बैंक होगा वो ओन करेगा किसी जगह नई प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया या अब्रॉड में, ये भी नहीं कर सकता बैंक। शिफ्ट अदरवाइज दैट विद इन द सेम सेंटर्स सिटी टाउन विलेज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, किसी सिटी में किसी टाउन में विलेज में, ठीक है, शिफ्ट करना, ठीक है, ये भी नहीं कर सकता आरबीआई के बगैर, अप्रूवल के बगैर। शिफ्ट दियर सोल रूरल ब्रांच आउटसाइड द सेंटर इज नॉट परमिटेड। तो इसका मतलब अगर वो रूरल में है, वो सेंटर में विलेज में शिफ्ट खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए भी उनको अप्रूवल चाहिए। दैट मींस इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या बताता है क्वेश्चन नंबर 19, बता रहा है आपको एज पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, बताता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के तहत इन्फ्लेशन जो है इंडिया और चाइना में बहुत बड़ी लेवल तक है। इन सच ए सिचुएशन द सेंट्रल बैंक्स ऑफ दीज कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन पता होना चाहिए, यानी मार्केट में मनी का वैल्यू कम हो जाना, दैट मींस मनी ज्यादा आ जाना, ठीक है, करेंसी ज्यादा एक बंदे के पास आ गई, उससे मनी का वैल्यू जो है वो कम होता है, आपको पता होना चाहिए। अब इसका मतलब होता है, बोलता है सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए ताकि ये चीजें जो है इन्फ्लेशन जो है वो हाई लेवल पे ना हो। तो सबसे पहला ए मोर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, आपको ऐसे आजाद छोड़ोगे नहीं। ए वेरी टाइट क्रेडिट पॉलिसी, तो ये थोड़ा लग रहा है, चलो लेकिन पहले ऑप्शन सारे पढ़ते हैं। क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर, यहां पे गलती से हो गया, यहां पे क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ इजी लिक्विडिटी इन मार्केट, ठीक है,
नहीं, ये भी तो नहीं लग रहा है। कहाँ इजी लिक्विडिटी अगर मार्केट में, उससे तो और बढ़ जाएगा। नहीं, टू रेज द लिमिट्स ऑफ पर्सनल एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, हाँ इससे तो हो सकता है, मगर इनकम टैक्स जो है बेटा ये सेंट्रल बैंक के तहत नहीं आता है। इनकम टैक्स को कौन गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है? वो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा कि भाई आरबीआई क्या करेगा काम, वो एक टाइट क्रेडिट पॉलिसी लगाएगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा जिसकी वजह से मनी मार्केट में कम आ जाएगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। बता रहा है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। आपको मैंने अभी बोला कि आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 में है, दैट होगा, ठीक है। अब सेक्शन 24 बता रहा है उसका क्या कहता है। द आरबीआई में इशू बैंक नोट्स फॉर मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ, आरबीआई जो करेंसी छापेगा उसकी मैक्सिमम डिनोमिनेशन क्या होगी, ये किस में लिखा है? सेक्शन 24 में, ठीक है। अब कितनी होगी मैक्सिमम? उसमें 500 लिखा है, 5000 लिखा है, 2000 लिखा है, 10,000 लिखा है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है। क्या इसका मतलब मैक्सिमम कितना आरबीआई इशू कर सकता है बैंक नोट? ये 10,000 रुपये का नोट बना सकता है। और ये किस सेक्शन में लिखा गया है? सेक्शन नंबर 24 में लिखा गया है। इसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्या बता रहा है? अब कुछ लास्ट के 4 क्वेश्चंस है। तो बता रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई, इनमें से आरबीआई का वर्क कौन नहीं है? इट इज द बैंक ऑफ बैंक्स, यस ये बैंक्स का भी बैंक होता है। इट इज अ क्रेडिट कंट्रोलर, यस ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग द रेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्रेडिट कंट्रोल हो सकता है। इट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, यस मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि ये कस्टोडियन है। एलोकेटिंग फंड्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नहीं इसके लिए नबार्ड जो है बाकी चीजें, वो आईडीबीआई मैंने आपको बोला था, वो सारी चीजें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स के लिए काम कर रही है, लेकिन आरबीआई डायरेक्टली उसके लिए फंड एलोकेट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका काम नहीं है। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? आपको बताना है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, पीछे ही मैंने बता दिया, उसका मेन कंपोनेंट कौन है? गोल्ड, लोन, डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी एसेट्स। आपको याद रखना चाहिए जो फॉरेन एसेट्स होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स, वो सबसे मेन होते हैं एंड उसके बाद फॉलोड बाय गोल्ड्स, ठीक है। तो सबसे मेन क्या है? फॉरेन करंट करेंसी एसेट्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इट सेज दैट which of the following factor is or are considered by RBI to determine the number of notes to be issued by it? अब इनमें से कौन से फैक्टर्स आरबीआई देखेगा ताकि वो ये डिसाइड कर पाए कि मुझे कितने नंबर ऑफ नोट्स मार्केट में देने हैं, यानी मुझे कितने इशू करने हैं नोट्स, यानी नोट जो करेंसी नोट्स होते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए करेंसी जो नोट्स है वो कौन इशू करता है, वो कौन बनाता है? वो आरबीआई ही डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, बनाता भी है, सारा उसी का काम है। अब जीडीपी ग्रोथ को वो नजर रखेगा, इन्फ्लेशन पर, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉलिड बैंक नोट्स, हाँ ये भी उसको देखना है। सॉलिड बैंक नोट्स होते हैं जो खराब नोट्स हो, इसको नजर तो रखनी है ना कि भाई कितने सॉलिड बैंक नोट्स को रिप्लेस किया गया, कितने को नहीं किया गया। रिजर्व स्टॉक रिक्वायरमेंट्स, हाँ रिजर्व में कितना स्टॉक है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन द कैश रिजर्व रेशियो, मैंने इससे पहले ही आपको बोला सीआरआर होता है परसेंटेज ऑफ दैट कैश ऑफ द बैंक्स विच दे नीड टू कीप इन आरबीआई, उनको आरबीआई में वो जरूरी रखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, व्हेन द सीआरआर इज इंक्रीज्ड, बताइए जब सीआरआर इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या हो गया? बाय आरबीआई क्या करेगा? सीआरआर की रेट्स को इंक्रीज करेगा। दैट मींस अब ज्यादा शेयर आरबीआई का अब इसका मतलब होता है कि भाई जो बैंक्स का पैसा होता है उसमें ज्यादा शेयर किसके पास रहेगा? मोर शेयर विल रिमेन इन द आरबीआई। इसका मतलब जब मोर आरबीआई के पास रहेगा, बताओ
मनी जो है इकोनॉमी में, मनी जो है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, कम इंक्रीज हो जाएगी, सीधी सी बात है उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब आरबीआई ज्यादा मनी अपने पास रखेगा बैंक्स का जब सीआरआर रेट बढ़ेगी। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपके पास मैंने कुछ एमसीक्यूज लाए थे किस टॉपिक पे, रोल ऑफ आरबीआई। उम्मीद है आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और आई होप आपने अच्छे से इसको समझा भी होगा। अगर कुछ भी रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो देख सकते हैं। चलिए आज का हम सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।